नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार, मैं क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पीवी हरिहर जी, वैद्य संदीप जी, राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है क्लिनिकल आयुर्वेद के इस सत्र में। मैं क्लिनिकल आयुर्वेद के सत्र में आप लोगों को शुरुआत में थोड़ी बहुत जानकारियां जरूर प्रस्तुत करता हूं जो आपके लिए काम की होती है और आप जिस जानकारियों का लाभ आप उठाते हैं। आज हमने एक विश्वविद्यालय से संबंधित आपको जानकारी प्रस्तुत की थी, जिसकी जानकारी आप सभी ने जानकारी का लाभ उठाया और आपने उस विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय डिटेल भी मैं फिर से आपको यहाँ पे जो लोग हमारे फेसबुक पे फॉलो करते हैं या हमें यूट्यूब पे देखते हैं उनके लिए एक जानकारी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप भी संस्कृत के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, सपने के संस्कृत की नॉलेज को और ज़्यादा आगे सीखने में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने आप को। मैं आपके समक्ष जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा एक कोर्स संचालित किया जा रहा है, तो मैं डिटेल आपके समक्ष शेयर कर रहा हूँ। ये कोर्स जो है वो निःशुल्क संस्कृत शिक्षण का कार्यक्रम है। मैं ये बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इसमें संस्कृत संभाषण जो 9वें नंबर पे जो पॉइंट है इसको आप जरूर इसको ज्वाइन करें। इसका गूगल लिंक जो है आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर डाला हुआ है या आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट JRR संस्कृत university.ac.in से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 4 से 100 साल का कोई भी विश्व का व्यक्ति इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है। किसी भी पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन रात्रि से 8 से 9 बजे के बीच में जूम पर या यूट्यूब पर लाइव प्रसारण होगा। अगर आप कहीं मिस कर जाते हैं तो आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। और मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप जरूर पाठ्यक्रम को ज्वाइन करें और संस्कृत में अपने जो आपकी स्ट्रेंथ है, चूंकि आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं तो अपनी स्ट्रेंथ को जरूर और मजबूत करें। मैंने भी इस गूगल फॉर्म को भर दिया है और आपके साथ साथ मैं भी इस कार्यक्रम में
1 वर्ष तक निरंतर ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करूंगा स्टूडेंट के रूप में। निश्चित रूप से 1 साल के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आयुष दर्पण के जितने भी चिकित्सक हैं वो संस्कृत में भी सिद्धहस्त और निपुण हो जाएंगे। तो मैंने ज्वाइन कर लिया है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने, हमारे आयुष दर्पण के भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। ये स्वयं बताता है कि आपकी अभिरुचि कितनी है सीखने में, ये खुद बताता है। तो आप देर मत कीजिए, आप जरूर इस जो कोर्स है इसको ज्वाइन कीजिए, गूगल फॉर्म भरिए और अपने संस्कृत के ज्ञान को बढ़ाइए। हमारे प्रातः काल में जो मॉर्निंग में जो संस्कृत में संहिता पठन, संस्कृत में टीका का जो एक्सप्लेनेशन होता है, आधे घंटे का सत्र चलता है। आप 7 बजे सुबह आप ज्वाइन कर सकते हैं। आयुष दर्पण के व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी मीटिंग आईडी और पासवर्ड शेयर की जाती है। तो आप निश्चित रूप से आप उसमें जरूर आप जुड़े और जरूर आप ज्वाइन करें। मैं आपसे ये बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इससे पहले मैंने आपको कल एक वो शेयर किया था आपको, किस प्रकार से आप अपनी केस स्टडी को आप रख सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपके को कोष्ठ परीक्षण के बारे में आपकी थोड़ी सी जानकारी आपको बढ़ाना चाहता हूँ। कोष्ठ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें तो कोष्ठ क्या होता है, तो कहा गया है स्थानानि आम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृत उंडुकस्य फुफ्फुश्च कोष्ठम इति अभिधीयते, सुश्रुत में आया है। और यही बात निदान स्थान में कोष्ठ शब्देन अत्र आहार पाक आधारो रस मूत्र पुरीश आधारो गृहिणी अभिधान, ये सुश्रुत निदान स्थान में आया। आप सब पंचकर्म चिकित्सक हैं और आप सभी जब भी पंचकर्म करते हैं तो आप कोष्ठ परीक्षण करते ही करते हैं, करना भी चाहिए। जब भी हम विरेचन कर्म देते हैं तो व्यक्ति के कोष्ठ का परीक्षण अवश्य करते हैं। कोष्ठ के अनुसार अगर आपने मृदु मस कोष्ठी, मध्यम कोष्ठी और क्रूर कोष्ठी का परीक्षण करने के उपरांत ही आप विरेचन औषधि का प्रयोग करते हैं। यदि हम कोष्ठ का परीक्षण नहीं करके सीधे औषधि देते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि व्यापदों की उत्पत्ति होती है, यानी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं। कोष्ठ परीक्षा करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? तो पंचकर्म जब भी हम करते हैं, चाहे हम वमन दे रहे हो चाहे हम विरेचन दे रहे हो, तो आप सब जानते हैं कि स्नेहपान देने से पूर्व हमको कोष्ठ का विचार करना जरूरी है। अग्नि का विचार के साथ साथ कोष्ठ का विचार करना भी अत्यंत आवश्यक है। यानी कि हम 3, 5 और 7 दिन तक जो स्नेहपान कराते हैं, तो स्नेहपान तभी अच्छा होगा जब हमने कोष्ठ का आइडिया लगा रखा है। मृदु कोष्ठी वाले व्यक्ति में 3 दिन में ही आपको सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाएंगे, मध्यम में 5 दिन में, और हो सकता है क्रूर कोष्ठी में 7 दिन में मिले या 7 दिन के बाद भी ना मिले। कोष्ठ परीक्षा क्यों करनी चाहिए? सार्वदेहिक व्याधि की चिकित्सा करते समय, औषधि की मात्रा का निर्धारण करते समय हमें कोष्ठ का विचार जरूर करना चाहिए। यानी कि कोष्ठ परीक्षण बहुत आवश्यक है। ग्रहणी एवं पक्वाशय के द्रवत्व, स्निग्धत्व और वृक्षत्व के अनुमान से शरीर कोष्ठांग के अंतर्गत दोष निर्हरण हेतु लगने वाली औषधि की मात्रा का निर्धारण हम कोष्ठ परीक्षण से कर सकते हैं। यानी कि कोष्ठ परीक्षण औषधि कितनी देनी है मात्रा में, यह निर्धारित करते समय भी जरूरी हो जाता है। कई बार हम रोगी के कोष्ठ का परीक्षण किए बगैर हम सीधे औषधि लिख देते हैं। यानी कि मात्रा कितनी दी जानी चाहिए, इसके भी हमें डिसीजन लेने के लिए कोष्ठ का निर्धारण अत्यंत आवश्यक। चांग हृदयकार ने कोष्ठ के प्रकार बताते हुए क्रूर, मृदु, मध्यो, श्याते समय अपि, क्रूर, मृदु, मध्यम और सम, यानी कि मेनली क्रूर, मृदु और मध्य कोष्ठ बताएं। कहते हैं तत्र क्रूरो बहुबात श्लेष्मा दुर्विरेच्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो क्रूर होता है उसमें वात और कफ की अधिकता होती है, दुर्विरेच्य, इसीलिए उसका विरेचन देना कठिन होता है। आगे कहते हैं
तत्र तीक्ष्ण गुण उपेता मात्रा उपयोज्या, इसलिए वहां पर तीक्ष्ण औषधियों का मात्रा के साथ प्रयोग करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने शुरुआत की है, मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 साल के बाद हम संस्कृत में संभाषा का संभाषण करेंगे। शशि तिवारी जी, आप सभी ने ये कोर्स ज्वाइन किया है। हर्ष हनुमंत सिंह राय जी, आप भी ज्वाइन करिए, सब लोग करिए। सर रवि कुमार सिंह सर, मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया था। 1 वर्ष के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हम 20 ऐसे वैद्य होंगे जो संस्कृत में संभाषा का संभाषण करेंगे, और यह अपने आप में एक कीर्तिमान होगा कि आयुर्वेद के वैद्य आपस में संस्कृत में संभाषण कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। मृदु बहुपित्त युक्त सक्षीरेण अपि विरिच्यते, कहते हैं कि जो मृदु कुष्ठी व्यक्ति होता है उसमें पित्त दोष की अधिकता होती है, बहुपित्त युक्त सक्षीरेण अपि विरिच्यते, उसको दूध देने से ही विरेचन हो जाता है। तो तत्र मृद्वी मात्रा युज्या, उसको मृदु मात्रा देनी चाहिए औषधि की। वहीं आगे कहते हैं मध्य समदोष युक्त, तो मध्य कोष्ठी है उसको समदोष उसमें रहता है, तो साधारण मात्रा उसे देनी चाहिए, विरेचन की मध्यम मात्रा उसे देनी चाहिए। श्रुत ने भी बताया है। कोष्ठ के प्रकार मृदु, मध्यम और क्रूर। श्रुत के अनुसार मृदु पित्त प्रधान, मध्यम समदोष, पूर्वात कपदोष। वाग्भट थोड़ा सा वेरिएशन रखते हैं यहाँ पे, है ना। रवि जी ने कर दिया है फॉर्म सबमिट, बहुत बहुत बधाई आपको। वाग्भट ने इसको मृदु को पित्त दोष प्रधान बताया है, मध्यम में कफ या समदोष प्रधान बताया है, और क्रूर को वात दोष प्रधान बताया है। दोनों में डिफरेंस है। मृदु कोष्ठी में मल की प्रवृत्ति के बारे में कहा, कहते हैं कि मृदु कोष्ठी में नियमित अर्ध धन शिथिल प्रभूत मल प्रवृत्ति होती है, और आहार द्रव्यों का परिणाम अगर देखें तो आहारीय बदलाव होने पर द्रव मल प्रवृत्ति होती है, द्रव मल प्रवृत्ति होती है। सुविरेच्य होते हैं, आसानी से विरेचन दे सकते हैं। मध्यम कोष्ठी में नियमित घन पुरीश प्रवृत्ति होती है, और आहारीय बदलाव होने पर कोई परिणाम नहीं मिलता। पूर्व कोष्ठी में अनियमित रुक्ष ग्रथित मल प्रवृत्ति होती है, मलावस्तंभ होता है, और आहारीय बदलाव होने पर भी मलावस्तंभ होता है, इसीलिए ये दुर्विरेच्य होते हैं। कोष्ठ का निश्चय आभ्यंतर स्नेहपान के आधार पर किया जाता है। पंचकर्म के पूर्व कर्म में या फिर व्याधि समन चिकित्सा हेतु कोष्ठ का विनिश्चय किया जाता है। आभ्यंतर स्नेहपान में हम घृत, तेल, अवसा, मज्जा का प्रयोग करते हैं। स्नेहपान हेतु घृत और तेल का प्रयोग करते ही करते हैं। स्नेहपान करते समय बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि स्नेह कैसा होना चाहिए। स्नेह को उष्ण होना चाहिए, तो ये ग्रंथोक्त स्नेह की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा, जो आप सब जानते हैं, मैंने पढ़ाया भी है पंचकर्म के अपने सेशन में। हर्ष मात्रा तो 6 घंटे में पच जाए, यानी कि स्नेह पान के बाद 6 घंटे भूख ना लगे। मध्यम मात्रा जो 12 घंटे में पच जाए, स्नेह पान के बाद 12 घंटे भूख ना लगे। उत्तम मात्रा जो 24 घंटे में पच जाए, स्नेह पान के पश्चात 24 घंटे तक भूख न लगे। तो यहाँ पे मात्रा बताई गई है। स्नेहपान पहले दिन 25 या 30 ml, जिसे ग्रीसियसी मात्रा कहते हैं, फिर हम उसको दुगनी कर देते हैं 50 या 60 ml, 90 ml, 120 ml, 150 ml, 180 ml, 210 ml, इस प्रकार से बात बढ़ाते हैं स्नेह की मात्रा। सम्यक स्नेह के लक्षण क्या होते? वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि वर्चः स्निग्धम असंयतम मार्दवम स्निग्धा चांगे स्निग्धा नाम उपजायति। वात का अनुलोमन, अधोवात का अनुलोमन, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, स्निग्ध और असंयत मल की प्रवृत्ति, शरीर में स्निग्धता और मार्दवता का होना, शरीर में लघुता होना, स्नेह से विद्वेष होना, ये सम्यक स्नेह के लक्षण हैं। तो हमने अभी आपको थोड़ा सा शुरुआत करने के लिए पोस्ट परीक्षण पर आपकी जानकारी दी। आप सब इसकी जानकारी तो रखते हैं कि मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन के लिए ये बताया। कल मैंने आपको केस सीट के बारे में बताया था, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलता है। आज मैंने आपको कोष्ठ की महत्ता के बारे में बताया। संभाषा की शुरुआत 15 मिनट मैंने इस तरह से की। पद्मलोचन पांडा जी, मंगला जी, रवि कुमार जी, रणधीर सिंह जी, हनुमंत सिंह राय जी, वैद्य शशि तिवारी जी, के.एन. गंगवार जी, सुनीता चौहान जी, आदित्य झा जी, हरिहर जी, संदीप कुमार जी, राम कुमार जी, आपका स्वागत है। सभी लोगों से अनुरोध है कि संभाषा में जुड़े हैं। जो लोग यहाँ पर हमारे फेसबुक में देखते हैं, फेसबुक से भी ज्वाइन करते हैं। यदि आपके मन में भी कोई शंका है
तो आप फेसबुक पे भी कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट को शामिल करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको भी यहाँ पे इन्वॉल्व करें और आपके भी प्रश्नों का उत्तर हमारी संभाषा के माध्यम से हो। यदि आप संभाषा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप 9410379397 पर कॉल करें। आपको एक गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म लिंक को भर के अपनी उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप हमारे साथ इस संभाषा के सत्र में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोग यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, यूट्यूब पे ये संभाषा का रिकॉर्डिंग्स 1 या 2 दिन के बाद जो है वो शेयर होता है, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तकदीर सिंह जी पूछते हैं कि ये कोर्स संस्कृत में है या हिंदी में। तकदीर सिंह जी, ये जो कोर्स है निश्चित रूप से ये बाईलैंग्वेज होगा, क्योंकि आप हिंदी से ही तो संस्कृत सीखेंगे ना, सीधे संस्कृत में संभाषण करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। तकदीर सिंह जी यहाँ पे हैं शायद, उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा है। तो सर ये जो है सेशन, जो ये 1 साल कोर्स चलेगा, ये बाईलिंग्विस्टिक होगा, ये यानी कि हिंदी और संस्कृत सब जुड़ेंगे ना इसमें। हम सब क्लास ज्वाइन करेंगे ना बीच बीच में, यूट्यूब पे देखेंगे, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे इसकी चर्चा करेंगे और हम आपस में भी संभाषण संस्कृत में करेंगे। कितना मजा आएगा आएगा ना विनीता चौहान जी, मजा जब हम संस्कृत में बात करेंगे, संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे, संस्कृत को समझेंगे, संस्कृत पे टीका लिखेंगे, संस्कृत की टीका पढ़ेंगे। क्यों विनीता जी? जी सर, बिल्कुल सर। तो 1 साल तक आपको देखिए हमने एक एंगेजमेंट दे दिया। और देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि आप 8 से 9 बजे ही जुड़े, इसमें रिकॉर्डिंग्स भी आप देखेंगे। इसमें मुझे लगता है कि इसमें कोर्स मॉड्यूल भी आपके पास आएगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप इसकी रिकॉर्डिंग्स देख करके भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि केवल हमने सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, हमने इसको सीखने के उद्देश्य से इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए और हमारे पास एक चैलेंज होना चाहिए। 1 साल के बाद जब हम एक वैदिक के रूप में अपने आप को कहीं प्रस्तुत करें, तो जिस प्रकार से हिंदी में हमारी कमांड है, अंग्रेजी में हमारी कमांड है, संस्कृत में भी हमारी कमांड हो, क्योंकि संस्कृत हर भाषाओं की जननी है, देव भाषा है। और कितना मजा आता है जब हम प्रातःकाल संहिता पढ़ते हैं और जब टीकाओं को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, तो मजा आता है। नहीं, टीका लिखने वाले ने भी तो टीका इसलिए लिखा है ना, कमेंट लिखा है उन्होंने, एक मूल श्लोक पर अपनी कमेंट्री लिखी है। तो आप उस कमेंट्री से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, पर कब? जब हमें संस्कृत का नॉलेज होगा तभी तो होगा। तकदीर सिंह जी, बहुत आसान है, हिंदी से ये संस्कृत सिखाई जाएगी आपको, जरूर आप ज्वाइन करें। चलिए, तो ये तो रही उस कोर्स की बात, मैंने उस कोर्स की डिटेल आपको शेयर कर दी थी। ऐसे ही जो मैंने आपको एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा का जो एक प्रोग्राम था, मैंने उसकी जानकारी भी आपको शेयर की थी। मैं क्लिनिकल आयुर्वेद डिस्कशन सेशंस के माध्यम से ऐसी कोई भी जानकारी अभी आएगी जो आयुर्वेद के क्षेत्र में जो नए अपडेट्स हैं, मैं वो आपको शेयर करूंगा, ताकि आपको भी किसी न किसी चीज में पार्टिसिपेट करने का, अपडेट होने का मौका मिले। चलिए, तो अब आपकी संभाषा का आप प्रारंभ कीजिए। मैं आप में से कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ और फिर आप अपने अपने केसेस डिस्कस करिए। आपको केसेस जो आपको अच्छे लगते हो उन केसेस के बारे में बात कीजिए। रवि कुमार जी भी हैं यहाँ पे, बहुत सीनियर वैद्य हैं, गंगवार जी हैं यहाँ पे, झा जी हैं यहाँ पे, मंगला मैडम जी हैं यहाँ पे, लेकिन मंदाकिनी जी नहीं है शायद, मंदाकिनी मैडम जी नहीं है इसमें, शायद उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप। बत्रा जी हैं यहाँ पे। चलिए, शशि तिवारी जी, नहीं दे रहा है आपको, मैं आप लोग को होस्ट बना रहा हूँ, होस्ट बना रहा हूँ। और आप अपने संभाषा का कार्यक्रम आप लोग चालू रखिए। कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो, कोई चीज अगर कोई केस रखना हो, थोड़ी बहुत जो भी मैं बता सकूंगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब मैं आजकल मैं प्योरली जो है वो एक क्लिनिशियन काम कर रहा हूँ, 70-80 की ओपीडी रोज देखता हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा अपने आप को बेहतर समझ पा रहा हूँ। मंगला जी को भी नमस्कार, मंगला जी को भी हमने बना दिया है पोस्ट। तो आपके कोई केसेस हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ शेयर करना हो तो शेयर कीजिए, आपसे भी हमें ज्ञान मिले, आपसे भी जानकारी मिले। जी, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? हनुमान सिंह राय जी कैसे हैं डॉक्टर साहब? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या आप लोग? जी सर बढ़िया हूँ सर। बढ़िया है। चलिए, तो आप लोग कुछ ना जी कुछ सर। बताइए, अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए, अपने अपने एक्सपीरियंस बताइए, जो आपने मरीज ठीक किए उसके बारे में जानकारी दीजिए। कोई आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वो बताइए, कुछ आप बताइए, कुछ हम जी सर। बताएं, बताइए। जी सर।
कुछ बताना चाहते हैं, बताइए राय जी। तो अपना अनुभव शेयर कीजिए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। विनीता चौहान जी कुछ शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। शशि तिवारी जी, अरे आप ही शेयर कीजिए कुछ ना कुछ, आप तो वाक सौष्ठव में धनी है। वाक सौष्ठव अथ विज्ञाने प्रागल्भे कर्म नैपुणे तदभ्यासौ च सिद्धौ च यथेता अध्ययनंतको। अध्ययन करने का लाभ यही है कि आपके अंदर वाक सौष्ठव आना चाहिए। इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों को बधाई, जो अभी आगे करेंगे उनको भी बधाई। और उच्च अध्ययन का ये लाभ मिलता है। तो मंगला मैडम जी कुछ बताएंगे, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना जी। नहीं करेंगे? प्रणाम। प्रणाम सर। पढ़ा प्रणाम सर। अभी कुछ तो अपना कुछ नहीं अनुभव है बताइए, सर। ना कुछ अभी तो तो अनुभव कुछ होगा, कुछ ना कुछ। कोई अपना फार्मूला बताइए, कोई अपना नुस्खा बताइए, कोई अपने एक्सपीरियंस बताइए, कुछ अपना अनुभव बताइए, कुछ नई चीज बताइए। गंगवार सर आप बहुत शांत रहते हैं, क्या बात है? गंगवार सर आप बताइए कुछ आज आज। हाँ, राय जी बताएंगे क्या कुछ? ये मंच आपका है, यहाँ पे आप घबराइए नहीं, यहाँ पे आप खुला जो भी आपको आता है बताइए। आपके माध्यम से कई लोगों को फायदा मिलता है इसमें। मेरे को तो जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं बांटता ही रहता हूँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ बताता ही रहता हूँ। आप आपका वक्त जाया ना हो। अभी मैडम नहीं आए हैं यहाँ पे, अभी कुछ लोग जो है अभी अभी ज्वाइन होंगे। अनामिका मुखर्जी भी यहाँ पे आई हैं। अनामिका जी, मैडम जी, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, या कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछिए। वर्षा जी मैडम जी। पद्मलोचन पांडा जी, आप नए चिकित्सक ज्वाइन हुए हैं, कुछ पूछना है आपको कुछ केस के बारे में? हरिहर साहब सोमनाथ से हैं, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, वहां से ज्योतिर्लिंग के प्रदेश से हैं। हमारे यहाँ विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से लोग जुड़ते हैं। जगीर सिंह जी, आपको कुछ पूछना है? वर्षा जी कुछ पूछना चाहती हैं शायद, बताइए बस। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर एक पेशेंट है, वो 30 इयर्स का है, मेल। उसको ईडी की प्रॉब्लम है, मतलब जल्दी ही इरेक्टाइल उसका डिस्फंक्शन डिस्चार्ज है? हो जाता है। जी जी। जी जी। अब आप उसमें क्या देखिएगा कि एज कितनी है उसकी? 30 साल लगभग। हाँ जी, 30। 30 साल, 30 ईयर्स। थर्ड 30 जी जी। 30 ईयर्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम बहुत बहुत लोगों में मिलती है। इसको हम बहुत जी आसानी से, मैं आपको बताऊं वर्षा जी, आप उसकी नाड़ी में पित्त की नाड़ी जरूर देखिएगा। पित्त की नाड़ी की चाल से आप शुक्र के क्षय का अंदाजा बहुत सरलता से लगा सकते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं आज, धातुगत नाड़ी परीक्षण का। हमारी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तीनों अंगुलियों में दो दो हिस्से जी होते हैं, एक प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड होता है। तो जो हमारी जी अनामिका अंगुली का जो प्रॉक्सिमल हिस्सा होता है, यानी हार्ट की तरफ वाला हिस्सा होता है, वो रस धातु को बताता है। डिस्टल हिस्सा अनामिका के रक्त धातु को, मध्यमा अंगुली का प्रॉक्सिमल हिस्सा मांस धातु को, डिस्टल हिस्सा मेद धातु को। इसी प्रकार से तर्जनी का प्रॉक्सिमल हिस्सा अस्थि धातु को और डिस्टल एंड मज्जा धातु को बताता है। आप डिटेल में जानना चाहें तो मैं आपकी उसकी पिक्चर आपको शेयर कर दूंगा। शुक्र और आर्तव का प्रतिनिधि के रूप में हमारी उंगली के मध्यम कर्वेचर पर प्रेजेंटेशन आता है। सामान्य रूप से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के रोगियों में शुक्र क्षय हमें मिलता है। शुक्र क्षय की नाड़ी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। पहली बात तो ये। पहला, अब हमने हेतु का परीक्षण करना है कि 30 साल का रोगी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में है, क्या उसकी हेतु? हेतु उसके कई हो सकते हैं। सबसे पहला हेतु जो होता है ऐसे रोगियों में, जो मैंने देखा है, मानसिक तनाव, स्ट्रेस। द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस इज द मेजर कॉज ऑफ द लॉस ऑफ लिबिडो और द डिस्टेंस फ्रॉम द सेक्सुअल एक्टिविटी। पहली चीज तो ये है। तो हमने उसके मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस का हेतु पता लगाना है। अगर वो हेतु है तो हमें उसको काउंटर करने के लिए उसे काउंसलिंग देने की जरूरत है। दूसरा वर्षा जी, ऐसे रोगियों में बहुत सारी जी तरह सर। की मिथ्स होती हैं, बहुत सारे के विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आदि देखकर वो लोग आजकल भयाक्रांत हो जाते हैं। जो बहुत सारे ऐसे विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन, हालांकि अभी इस पर बहुत कंट्रोल हुआ है,
लेकिन फिर भी ऐसे विज्ञापन जिनमें गलत सलत जानकारियां दी जाती है सेक्स से रिलेटेड, उस जानकारी को मिसइंटरप्रेट करके वो लोग अपने आप को इस प्रकार से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार कर लेते हैं। तो पहली बात यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट, सेक्स काउंसलिंग करने का बहुत जरूरी है। मेल है तो भी काउंसलिंग, फीमेल है तो भी काउंसलिंग। दूसरी चीज उसके बाद हमें ये देखना है कि कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है वर्षा जी, ये तीसरे नंबर पे आता है। फिजिकल एबनॉर्मलिटी में कहीं कोई ऐसा इंजरी उस रिप्रोडक्टिव एरिया में तो नहीं हुआ है जिससे सेंसरी लॉस की स्थिति पैदा हुई है, ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बनता है। चौथा, हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल और एनी अदर एडिक्शन लाइक ड्रग एडिक्शन, लाइक कैनबिस एडिक्शन, लाइक अल्कोहल एडिक्शन, लॉन्ग टर्म तक इस प्रकार के एडिक्ट लोगों में भी इस प्रकार की समस्या डेवलप होती है, ये भी हेतु में आएगा। इन सभी चीजों को देखने के बाद हम उसकी चिकित्सा करेंगे। यानी पहले अगर हमें लगता है कि कारण हेतु जो है वो मनोवाही स्रोतस पर है, तो वहां काम करेंगे, स्ट्रेस रिड्यूस करेंगे, एंजाइटी रिड्यूस करेंगे, काउंसलिंग देंगे। यदि हमें लगता है कि एडिक्शन बेस्ड है ये प्रॉब्लम, तो डी एडिक्शन की जगह पर उसे भेजेंगे। यदि हमें ऐसा लगता है कि फिजिकल किसी ट्रॉमा की वजह से ये हो रहा है, तो उस ट्रॉमेटिक कॉज, उस इंजरी वाली कॉज पर ध्यान रखते हुए ट्रीटमेंट करेंगे। तो वर्षा जी, इसके अलावा फिर फाइनली अगर हम इन सब चीजों को रूल आउट कर देते हैं, हमें लगता है कि शुक्र धातु के निर्माण में समस्या है, तो देन फाइनली हम ट्रीटमेंट में शमन चिकित्सा देंगे, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे धातु पोषक योग हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे वर्षा जी। जिसके फॉर्मूला आप सब जानते हैं, जिसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, मूसली है। रस धातु क्षय भी हो सकता है, बिल्कुल सही कहा रवि सर। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। रस धातु का क्षय होगा तो उत्तरोत्तर धातु का क्षय होता चला जाएगा, और हर धातुओं का निचोड़ जो है, वो फाइनल जो है वो शुक्र धातु है, वो निश्चित रूप से उसके निर्माण में भी अवरोध होगा। तो ये निश्चित रूप से आपने सही बताया, बिल्कुल सही बात है। अग्नि पर भी काम करना पड़ेगा हमें, उसकी अग्नि पर भी काम करना पड़ेगा, धात्वाग्नि के लेवल पर चिकित्सा करनी पड़ेगी, रसाग्नि के लेवल पर चिकित्सा करनी पड़ेगी। मेदस्वी है तो उसकी जो है मेद अग्नि पर भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से यहाँ पे हमें इन सब बातों का ध्यान रख करके चिकित्सा करनी पड़ेगी। ऐसे में निश्चित रूप से ऐसे रोगी हमारे पास जो है, रवि जरा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आप क्या चिकित्सा देते हैं जी। रवि सर जी अनम्यूट करिए सर, अब क्या है, आप तो ज्ञान शेयर करते रहिए यहाँ। थैंक यू अनम्यूट सर। कीजिए जी। अभी अब रवि जी आपको इसमें जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के रोगी में वो क्या ट्रीटमेंट देंगे ये वो बताएंगे आपको। ये तो जी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अब रवि जी आपको बताएंगे जी। जी सर ये सर, तो जी थैंक यू सर। सर प्रणाम। हाँ ये तो सर पेशेंट के हिस्ट्री पे वेरी करता है सर, ट्रीटमेंट जो है तो थॉरोली हिस्ट्री लेनी पड़ती है। तो जैसे आपने बताया साइकोलॉजिकल अपसेट हो सकता है सर, जो है कभी कभी कोई पेशेंट डायबिटिक उसकी वजह से हो सकता है सर, और कोई ट्रॉमा है उसकी हिस्ट्री है तो वो भी हो सकता है सर। तो बहुत सारे कारण हैं सर, तो पेशेंट टू पेशेंट हिस्ट्री के हिसाब से वेरी करता है। जी सर, मेरे पेशेंट का हेतु, एक तो सर ने जो कहा कि वीडियोस वगैरह, उसका पॉर्न वीडियो वगैरह देखता था, और शादी से पहले से भी उसका कुछ थोड़ा बहुत जैसे कि मैस्टरबेशन करना, ये सब एक कारण रहा, और अल्कोहल का इंटेक भी बहुत ज्यादा कई सालों से है उसका। ये हेतु मुझे मिले उसमें। बिल्कुल सही मिले आपको हेतु। तो आपने अब इस हेतु पर, अब अधिक लवण रस का सेवन भी शुक्र क्षय का कारण होता है। बिल्कुल, लवण, क्षार और गुल्लू, गुल्लू भी आता है ना राय जी, ये तीन जो है इसको लंबे समय तक जी जी सेवन सर। नहीं कराना चाहिए। अगर ये क्षरण करते हैं, क्षरण करते हैं, क्षरण का अर्थ है क्षय करते हैं,
तो शुक्र क्षय के कारण बनते हैं। पर यहाँ पे चूंकि वर्षा जी ने हिस्ट्री दे दी कि वो जो रोगी है इनका वो पॉर्न वीडियो देखता था, वो जो है masturbation is not a major cause, but I think that porn video, psychological causes, the stress, the anxiety, the lack of knowledge, ज्ञान का अभाव, the alcohol intake, the addiction related issues are the main cause of this patient's erectile dysfunction. तो मेरा जी, आपसे अनुरोध है वर्षा जी की, जी मेरा डायबिटीज अनुरोध है, भी है सर। मैं डायबिटिक, वेरी नाइस, डायबिटिक पेशेंट्स थायराइड भी में सर है, हाइपोथायराइडिज्म वगैरह भी है सर थायराइड भी हो प्रॉब्लम। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल थायराइड भी अभी हो सर सकता है, यू मस्ट। अभी जी सर जी जी एक पेशेंट मेरे पास चल रहा है सर, उसको डायबिटीज भी है और करीब 45 के आसपास अवस्था है, और साल जी भर से करीब वियाग्रा खा रहा था सर जो है। जी 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 सर। तो ये अभी जो तो सर ये ठीक है वो। नहीं, अभी सर उसका मैं पहले डायबिटीज क्योर कर रहा हूँ सर, जो है वो कम आए और तब सर इसके एक बाद चीज में। और बताऊं मैं, ये जो जी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है ना, बहुत लंबे समय से जो लोग जी लेते जी हैं जी, ये उनमें भी भी यूज करते इरेक्टाइल हैं। डिसफंक्शन आ जाता है। जी जी तो जी दो जी चीजें जी हमें दिखती है, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन एज वेल एज द डायबिटिक पेशेंट्स, तो जी, इसको भी बीटा आप ब्लॉकर अपनी वगैरह हिस्ट्री सब में देखते हैं, जी। बीटा ब्लॉकर तो वगैरह जो वर्षा चलते जी, रहते हैं। हाँ डेफिनेटली बीटा ब्लॉकर, such type of medicines also जी 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 gives इस प्रकार के पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बनता है। तो वर्षा जी आप इनको जरा सा काउंसलिंग करिए और डी एडिक्शन की तरफ ले जाइए। और जी औषधि सर। योग तो इसमें केवल धातु पोषक हैं, अग्निवर्धक हैं, वो तो आपको पता ही है। इसमें एक जी सर। मेरा अपना एक अनुभव है, इसमें आप स्वर्ण भंग बहुत अच्छा काम करती है। तो भस्म जो जी है सर। वो प्री मैच्योर क्यों रवि जी, जी सर। इसमें जी सर। स्वर्ण भंग भस्म जो है ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन को रोकती है। तो एक जो पहले अगर इजैकुलेशन हो जाता है तो उसके लिए ये अच्छी है। तो आप मकर ध्वज का यूज कर सकते हैं, स्वर्ण भंग का आप यूज कर सकते हैं, शिलाजीत का यूज कर सकते हैं। चूर्ण में आप अश्वगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली है, इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ उस रोगी के मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है वर्षा जी, क्योंकि ये चिकित्सा तो लेगा लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर वहीं चला जाएगा, वो उन्हीं इश्तिहारों के चक्कर में पड़ेगा। ऐसे लोग छद्मचर चिकित्सकों के शिकार बन जाते हैं, जो ऐसे लोगों को एक मछली की तरह से फंसाने के लिए इंतजार करते रहते हैं, डंडी लगा के ये आए और इससे लूटें। ऐसे रोगियों से हजारों रुपए लूट लिए जाते हैं हमारे डंडी लगाए हुए छद्मचर चिकित्सकों के द्वारा। तो इन्हीं औषधियों को आप कई कई गुना दबाव दाम बढ़ा करके और उनको एक्सप्लॉइट करके उनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। मैं एक वैद्य, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उस वैद्य से मैं मिला। पहले तो उन्होंने अपने आप को एलोपैथिक स्वर्गीय हैं, अब उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, पर मैंने अपनी आंखों से देखा आदित्य झा जी वो सिंडेनाफिल वियाग्रा को मिला मिला के जो है वो पुड़िया में देते थे। तो एक दिन की बात है, एक पुलिस वाला आ गया चक्कर में। ऐसे लोगों के पास रोगी बहुत आते हैं, हथियार बड़े बड़े देते हैं, ये अपने आप को वो दूल्हे राजा टोपी लगाए हुए, माला लगाए हुए इस प्रकार के वैद्य के रूप में, राज वैद्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इनके चंगुल में बड़े बड़े भारतीय लोग, नेता लोग फंस जाते हैं। एक पुलिस वाला फंस गया, पुलिस वाले को मात्रा से अधिक सिंडेनाफिल का सेवन कर लिया उसने, चूर्ण के रूप में, आयुर्वेदिक दवा के रूप में। उसको सर दर्द होने लगा अगले दिन बहुत ज्यादा। वो आ गया क्लिनिक पे उनके, और क्लिनिक को अगले दिन ही दवाइयों पर शंका व्यक्त की। अगले दिन सीएमओ की पूरी टीम वहां आई और वहां डब्बों में वायाग्रा की गोलियां मिली, साथ साथ में धातु पौष्टिक चूर्ण, मुझे याद है तावरी, अश्वगंधा, ये सब तो था ही उसमें मिलाया हुआ था। क्लिनिक सील हो गई और वैद्य जी जो है वो थोड़े समय परेशान रहे। फिर उन्होंने पुनः अपनी सेक्सोलॉजी क्लिनिक को फिर से प्रारंभ कर लिया। जैसा पैसा आता है वैसे ही जाता है, भगवान जी के साथ ऐसा न करे। अचानक से पैंक्रेटाइटिस से उनकी डेथ हो गई यंग एज में। तो सर हमें अच्छी मस्तान घृत का चिकित्सा क्या इसमें रोल है सर? जी, कौन से घृत, हेलो कौन सा घृत? सर, मस्तान घृत। अरे क्यों नहीं, घृत है तो काम करेगा ना सर, घृत तो, नहीं, उसकी घृत वस्ती तो देते जो हैं ना है, सर। नहीं, मैं मस्तान वाली बात कर क्यों रहा नहीं, हूँ, मस्तान मस्त्यांड, घृत। मस्त्यांड मस्तान घृत की नहीं है, बस्ती, मस्तान मस्त्यांड है सर। घृत,
बस्त्यांड घृत की, यानी कि जो स्क्रोटल पार्ट है, स्क्रोटल पार्ट, बकरे का स्क्रोटल पार्ट, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के बस्ती देते हैं। तो स्क्रोटल पार्ट निश्चित रूप से उसमें जो है वही कोशिकाएं आती है जो हमारे शुक्रवर्धक या शुक्र के स्थान के निर्माण के लिए जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं बस्त्यांड में भी होती है, स्क्रोटम में भी होती है। तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं च वृद्धि कारण, वेजिटेरियन व्यक्ति को बस्त्यांड तो खिलाया नहीं जा सकता है। अब जब आपने सवाल पूछा ही है, तो स्पेन में गधे का जो अंड होता है, अंडकोश होता है, उसको वहां बहुत हाईली कॉस्टली डिश के रूप में सेवन करते हैं स्पेनिश लोग। तो उसका जो प्रभाव है निश्चित रूप से इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर ही होगा। लेकिन हमारी विद्या बस्ती मार्ग से ऐसे लोगों को भी चिकित्सा देने की बात करती है जो लोग वेजिटेरियन है। इसीलिए बत्रा सर, बस्त्यांड घृत का प्रयोग निश्चित रूप से उपयोगी है। ठीक है सर? जी सर। तो आप अपने रोगियों में जरूर दीजिए, अवश्य दीजिए और ये ध्यान दीजिएगा कि मेंटल काउंसलिंग के बाद, है कि नहीं? अंजना सक्सेना मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो चर्चा हो रही थी, मैडम जी का भी इसमें कुछ एक्सपीरियंस आप लोग ले सकती हैं। वर्षा जी, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पर, अभी आपको रवि कुमार सिंह सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और वंजना सक्सेना मैडम भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। आप जी मैम, अंजना मैडम नमस्कार, आपको मैं इस सेशन का होस्ट बना प्रणाम रहा मैम। हूँ। अब आप मैडम से भी इसमें राब्ता कीजिए। नमस्कार सर, नमस्कार। मैंने आपको होस्ट बना दिया है मैम। मैडम आप होस्ट हैं, अगर आपको जी सर, नहीं सर, रख रही हूँ जी सर। क्या सर सब्जेक्ट क्या था, टॉपिक क्या चल रहा था, मैडम ने क्या पूछा? वर्षा कौशिक जी बताएंगे अब आपको। जी जी ठीक है सर, ठीक। जी 30 साल का एक मेल पेशेंट है मैम। अभी तो मैरिड है, लेकिन उसको शादी से पहले से ही ईडी की प्रॉब्लम थी, तो वो अभी भी कंटिन्यू है। अभी एक बेबी हो गया है उसका, लेकिन फिर भी है ये प्रॉब्लम उसको, मतलब जल्दी, पहले नाइट फॉल भी हो रहा था, तो अभी 15-20 दिन। जी मैम, बताइए, पहले आप बताइए। जी जी जी। हाँ, वो अल्कोहल मतलब इनटेक की हिस्ट्री है उसमें, और पॉर्न वीडियो वगैरह भी देखता था, पहले मैस्टरबेशन भी करता था, तो उसकी वजह से मुझे लगता था कि इसको नाइट फॉल वगैरह होता है। लेकिन अभी तो नाइट फॉल बस ठीक हो गया है, लेकिन वो है मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन अभी भी है। तो वैसे मैं उसको दीपक पाचन अनुलोमन, अभी उसको मैंने दिया है मतलब अपना ये अजमोदादी चूर्ण दिया था दीपन पाचन अनुलोमन का सोच के, और एक मृदु विरेचक भी दिया है, त्रिवित लेहम, और साथ में शिलाजीत तो नहीं, मतलब ये शिला प्रवंग टैबलेट 1 BD, और धातु पौष्टिक चूर्ण में गिलोय सत्व वगैरह मिला के दिया है उनको। हेलो हेलो, हाँ बोलिए मैम, बोलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी नेटवर्क में, बोलिए मैम। हाँ बस इतना ही दिया मैम। मेरी आवाज आ रही थी? यस मैम, आपकी आवाज आ रही थी। मैम को नहीं आ रही शायद। मैम उनका कनेक्शन हिल रहा था थोड़ा सा, वो कह रहे मैं सुन रही थी। हेलो, हाँ मैम। अच्छा, तो आप देख क्या रहे उसको मैम, मेडिसिन आपने? हाँ मैम, बस अभी इतना ही डिस्कशन हुआ ना, नहीं कुछ मेडिसिन के बारे में सर बताए होंगे, नवीन सर, हाँ। रवि सर कुछ बताए होंगे ना, क्या डिस्कशन हुआ था? जी कुछ तो हाँ मैम, अभी तो हेतु वगैरह पे सब पे डिस्कशन हुआ है। जी मैम, मैंने अभी उनके में एक प्रोटोकॉल पहले एक बार डिस्कस ऐसे किया था, तो सर ने बताया था कि ऐसे लोगों में मंदाग्नि भी होती है और एसिडिटी वगैरह होती है, तो मतलब विरेचन भी मृदु विरेचन के साथ शुरू करना चाहिए। तो पहले मैंने उनको दीपन पाचन अनुलोमन, मृदु विरेचक और धातु पौष्टिक चूर्णों के साथ शुरू किया, 1 महीने तक बस यही दिया था। फिर दूसरी बार में अभी उनको फिर से मतलब
रसपाचक दे के और धातु पौष्टिक चूर्ण कंटिन्यू है, उसमें गिलोय सत्व मिला के दिया है और शिला प्रवंग टैबलेट दी है, जिसमें मतलब अलग से मैंने उनको वंग भस्म और ये सब नहीं मिक्स किया है, उसी में है सब। तो वही 1 VD दे रही हूँ। जी तो अभी उसको नाइट फॉल जी जो हो जाता था पहले वो ठीक हो गया है। और हाँ, वो गंध नहीं कौन सा गोपाल तेल लगाने के लिए भी दिया है। कभी सिमेनोग्राम मस्कुलर वीकनेस सिमेनोग्राम वगैरह हुआ है मैम? इसका पेशेंट का नहीं सिमेनोग्राम हुआ नहीं है मैम, क्या? नहीं हुआ है मैम, सिमेनोग्राम नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ। कहते हैं, वायरल मार्कर भी करा लीजिएगा, सिमेनोग्राम भी करा लीजिए। लेकिन सिमेनोग्राम हम जब कराते हैं ना, तो हम लोग एक बात जी याद रखते हैं, सभी लोग को पता भी होगा, बस मैं ऐसे में बता दे रही हूँ कि वो कम से कम 5 डेज जो है वो ब्रह्मचारी के बाद ही कराइएगा। जी। पति पत्नी और 5 हाँ, से अभी जब 7 से दिन अगर मेडिसिन अलग शुरू रहे। की है तब से, हाँ तब से तो उसको ब्रह्मचर्य ही करा रही हूँ, 15 दिन में एक आध बार करना हो तो कर ले, ऐसा बोले। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स हमारे पास रहेंगी तो सिमेनोग्राम वगैरह भी अच्छा रहेगा। मे बी समटाइम्स इन्फेक्शन भी एक कॉज हो सकता है इसमें। दूसरा कॉज जो हो सकता है, वायरल मार्कर वगैरह भी हमारे पास होना चाहिए। तीसरा, उसको थोड़ा सा मानसिक स्तर पर भी और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी आपको। मानसिक स्तर पे इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जो है जो जी हार्मोन्स लेवल भी जो है इसके जो है थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए, या जो एक्सेस होता है हमारा वो एक स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा आप शिरोपिचू है, और बाकी नस्से भी दे सकते हैं। नस्से के लिए भी थोड़ा सा उसमें हम यहाँ पे जैसे कहते हैं ब्राह्मी तेल भी दे सकते हैं, बचा बचा और ब्राह्मी का मिश्रण भी कर सकते हैं। और नहीं तो पंचतीर्थ घृत का भी मिश्र दे सकते हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ स्नेहन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसे आपने बताया तो यहाँ मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं वायु जो है वो पित हुई है, और वायु को पित हुई है तो हमें जो कहते हैं ना अपान वायु को भी कमांड करना है, तो प्राण वायु को भी हमें नॉर्मलाइज लाना है। या हाँ, उस तरह दूसरी तरफ से कह सकते हैं तो जो हम कमांड देना है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को, वो भी एक कमांड मिलेगा। उसके अलावा पेशेंट की जैसे एक दिनचर्या होती है, ओम का जाप हम जैसे बताते हैं, या फिर जैसे हम वो बताते हैं कि आप प्राणायाम करिए, आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंसंट्रेट रहिए, चाहे आप जो भी आपको अच्छा लगता है कुछ तरह। जैसे हिंदू हैं तो अच्छे से रामचरितमानस या फिर हनुमान चालीसा, मतलब वो कम से कम 10 से 15 मिनट उनको उस तरह का पाठ करवा दीजिए। और फिर जैसे थोड़ा सा जो इफेक्ट आता है वहां पे हम ऐसे जनरली जो जैसे आपने बोला कि हमने रेचन कराया विरेचन कराया, ये तो सब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो हम ग्रहणी दृष्टि को भी दूर कर रहे हैं और थोड़ा सा पेशेंट का भी शोधन भी कर रहे हैं। लेकिन लोकल कराने के लिए हमें उसमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा हमें ऐड करना चाहिए इंद्रगोप। मैंने पहले भी बताया था, एक इंद्रगोप चूर्ण आता है भंग भस्म के साथ। मैं दोनों थोड़ा सा उसमें डालती हूँ, कभी कच्छू डाल सकते हैं, गिलोय सत्व भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा जो है आपको अगर ऐड करना होगा तो यहाँ पे आप थोड़ा शतावरी और गोक्षुर इस तरह का एक योग बना सकते हैं। बाकी आप उस समय के लिए पेशेंट को एक रसायन की तरह सर्वसन मालती भी दे सकते हैं। और जैसे बीच बीच में जैसे शोधन के लिए थोड़ा आरोग्यवर्धनीय और चंद्रभावटी एक रसायन की तरह ऐड कर सकते हैं। एरंड तेल जो है वृक्ष की तरह ऐड कर सकते हैं। और अभ्रक सहस्पुटी अभ्रक भस्म का भी अच्छा रोल है, लेकिन सब एक साथ नहीं चलेंगी, मेडिसिन कुछ कुछ करके चलेंगी, लेकिन रिजल्ट मिले। वर्षा में कुछ कुछ क्लियर हुआ आपको? जी जी मैम, थैंक यू जी मैम। लेकिन वो पेशेंट मुझसे बहुत दूर है और उसको पूरे 1 महीने की दवाई में एक बार में भेज देती हूँ बस। तो अब ऐसे में चेंज करना भी मुश्किल हो जाता है। अगली बार वो मतलब मैं पेशेंट उसको कितने आएगा। दिन का टाइम दूँ? अभी तो लेके गया है दवा क्या आपके पास से वो? हाँ आप मतलब आप अभी अभी 1 मंथ की रोज बना सकती हैं। आप 1 मंथ की रोज जी बना सकती हैं। अच्छा जी मैम, ठीक, ठीक। थैंक यू जी मैम। जो इंद्रगोप वाला बताया वो थोड़ा सा आवाज कट गई थी, तो उसमें क्या करना है अपने को? इंद्रगोप और उसी में क्रॉन्च चूर्ण है ना? इंद्रगोप का चूर्ण आता है जी ना। इंद्रगोप चूर्ण में थोड़ा सा हम वो मिलाते हैं, बंग भस्म मिलाते हैं।
इंद्रगोप के साथ जी भंगभस्म मिला दीजिए, उसके साथ थोड़ा कपी कच्छू मिला दीजिए, थोड़ा गिलोय सत्व मिला दीजिए, थोड़ा गोक्षुर मिला दीजिए, थोड़ा शतावरी मिला दीजिए। जी मैम। ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। और हम्म। बीडी डोज में देना है मैम इसको कि ओडी करेंगे? बीडी में भी दे सकते हैं आप, बस पहले श्रोतोशोधन दीपन पाचन अच्छे से करा दीजिए। ठीक है। अच्छा। जी मैम। जी मैम। मैम इसका कुछ स्पेशल अनुपान रखना है कि बस ऐसे ही पानी या घी के साथ? अनुपान दूध 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 कर सकते हैं मैडम, अगर ले पाएगा तो दूध कर सकते हैं, नहीं तो अभियारिष्ट दे सकते हैं, द्राक्षारिष्ट दे सकते हैं। जी। जी मैम, थैंक यू मैम। इंद्रगुप्त चूर्ण मैम कैसा वर्क करेगा? एक्चुअली वीर बहुटी के चूर्ण का जो है अनुभव आया है, उसमें 125 mg बीडी आप चलाएंगे तो उसका इफेक्ट आता है। ओके। हेलो, और कोई क्वेश्चन या फिर कुछ और बात करी हेलो जाए? मैम। जी सर, तकदीर सिंह सर मैम बताइए। मैंने अभी ग्रुप जी में एक वीडियो डाली है बच्चे की। मैम हेलो सर, थोड़ा जोर से, ग्रुप में हम थोड़ा आवाज बच्चे की वीडियो की। डाली। अच्छा, क्या है आप मैम ग्रुप में बताइए अभी बच्चे जी, की एक वीडियो डाली है, उसके बारे में तो बताइए मैम सर। उसको मैम ऑटिज्म की थोड़ा लग रहा है मैम मंदबुद्धि का केस है थोड़ा जी सा कि वो प्रॉपर जी, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा उसका। वो रेगुलर बेसिस पर कितना बात एज वगैरह है करता है पर हकलाता है बात करते वक्त काफी ज्यादा। मैम ये बच्चे होगा की एज 10-12 कितनी है साल के सर? आसपास है। अच्छा मैम अच्छा 10-12 अच्छा। साल है। जी जी, आवाज आ रही है, 10-12 और साल का ये अभी है। प्रॉपर ठीक है, ये बॉडी। कब से ऑब्जर्व, कब से हुआ है कि इसको ये हाँ ये प्रॉब्लम लग रही प्रॉपर है? हाँ, कब से ऑब्जर्व किया है इन लोगों ने? मैम 3-4 साल से है मैम इसको। जी थोड़ा सा मैम ये है कि पढ़ता वगैरह भी है, लेकिन वो है कि जी जो अभी जैसे जितनी एज बढ़ रही है ना उस हिसाब से वो डेवलप कर नहीं पा रहा। पहले तो वो जी कोप अप कर पा रहा था बच्चों के साथ, अब जी थोड़ी दिक्कत हो रही है। जी तो इसको अभी तो पहले मैंने एक बार पहले भी ये केस डिस्कस किया था, तो तब सर वगैरह ने बताया था कि इसको नशे काफी अच्छी मात्रा में देना है, और जी साथ में इसको ब्रेन टॉनिक ताप्यादि लो, स्वर्ण जी बसम अपना ब्रह्मी वटी विद स्वर्ण बसम, और साथ साथ जी विद स्वर्ण बसम देना है। तो अभी जी नशे में मैंने इसको नीलभृंगी ऑयल और पंचेंद्रिय वर्धन ऑयल का ऑल्टरनेट करके दे रहे हैं। जी लेकिन वो उसके मम्मी पापा का कहना था कि अभी 3 महीने हो गए मेडिसिन खाते, लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ दिख नहीं रही। तो अभी यही मेडिसिन चलाएं या फिर अभी चेंज करें थोड़ी? एक्चुअली सर, जैसे जैसे उसके ऊपर पूरी स्टडी करनी पड़ेगी ना। अभी मतलब एक बार उसकी हिस्ट्री टेकिंग होना चाहिए, क्योंकि कैसे वो क्या क्या उसको दे रहे हैं, कैसे वो बच्चा अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, कहाँ उनको मतलब कितनी प्रॉब्लम में पॉटी वोटी बताता है, सुसु बताता है, ये सब क्या है उसके हाँ साथ। मैम वो सब कुछ अपने आप कर लेता है। और उसके बाद वो केवल घर में ही रहता है या बाहर कहीं स्कूल गोइंग है या कहीं जाता खेलता भी है है, कोई? बच्चों के साथ खेलता भी है, हाँ और जी मीटिंग वगैरह भी कर लेता है थोड़ी थोड़ी, पढ़ता भी जी है, सब कुछ करता है। बस यही है कि वो उनको है कि थोड़ा सा एक तो ये थोड़ा ब्रेन बच्चों के सर, साथ थोड़ा डेवलप उनको होता रहे। उनको बताइए सर, उनको थोड़ा सा आप उनके पेशेंट के जो अटेंडेंट है, उनके पेरेंट्स है ना, पेशेंट के बच्चे के पेरेंट्स को थोड़ा समझाना पड़ेगा। उनको बताइए कि जो आपके बच्चे को ये रोग है, ये इतना इजी नहीं है कि ये जल्दी जा पाएगा। एक जी जी कोशिश कर रहे हैं, और जैसे हम लोग चिकित्सा करते हैं एक तरह से, भाई हम प्रत्याख्य की या फिर हम असाध्य रोग की तरह जो चिकित्सा करते हैं, उनको पूरा एक बार बताना पड़ेगा आपको, थोड़ा उनको लेना पड़ेगा, अगर मतलब क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत जल्दी ट्रीटमेंट और बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये पक्का है कि वो आएगा जरूर असर उसमें। आप लगे हैं, और जैसे नहीं हम मैम, लोग डिस्कस वो करते ये हैं। कह रहे हाँ हैं कि चाहे हमें 2 साल खिलवा दीजिए चाहे 5 साल खिलवा दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो बस ये पूछ हाँ रहे थे कि इम्प्रूवमेंट आने में कितना टाइम लगेगा, कि हमें थोड़ा सा वो अन- थोड़ा सा वो आस हो जाएगी ना कि इतनी देर तक में थोड़ी इतनी इम्प्रूवमेंट तो थोड़ी सी दिख जाएगी।
अब कह वही रहे है ना हमें सर, अभी चाहिए कि अगर हम लोग 1% अभी इम्प्रूवमेंट। केस के बारे में भी इतना नहीं जानते हैं, बिना केस देखा नहीं गया है, और एक बार वीडियो देख लिया जाएगा और कल अगर पॉसिबल हो तो उनको बुला लिया जाएगा और उसके बाद डिस्कशन करेंगे तो ठीक है ज्यादा मैम। उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है सर, तो मुझे लगता है ठीक है हमारे मैम, मैं टीचर कल उनको रहेंगे, है ना। बात कर लेता हूँ, हाँ अगर आ जाएंगे हाँ, तो। थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि सब लोगों की राय मिलेगी उसको, सब लोग की एडवाइस होगी, सब लोग उस पर स्टडी करेंगे तो अच्छा निकल के आएगा, है ना। और बाकी तो कहते हैं ना, हीलिंग तो हम नहीं करते, ऊपर वाला करता है अच्छा तो। हाँ लेकिन ये कि देख उसको जो मैम, उन्होंने चिकित्सा बस मिले ये वो, कहा था हाँ। कि बच्चा ना जैसे नशे कर रहे थे, तो बच्चा अब हम्म 3-4 दिन के बाद ना खुद कहता कि मुझे नशे करो। कह रहे बस हमने यही एक हम्म। डिफरेंस देखा है, बाकी कुछ ऐसे ये इम्प्रूवमेंट बहुत कुछ बड़ा पता नहीं लगे। डिफरेंस है ना सर, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। और नस्से के जैसे बच्चा तेल है, ज्योतिषमती तेल है, ब्राह्मी तेल है ना, इसको थोड़ा थोड़ा आप चेंज करते रहेंगे तो और फायदा मिलेगा। जो संज्ञा है ना हमारे पास ड्रग्स जो है वो, जैसे स्पेशली जी जी। ब्राह्मणी हुई हमारे पास, इसमें ज्योतिषमती हुई, इस तरह की ड्रग्स के साथ जो है आप वो करिए। नई नई जो जितने भी संज्ञा प्रबोधक कहना चाहिए, या जैसे कहते हैं स्टिमुलेट करने वाले, जो मस्तिष्क को स्टिमुलेट करने जी जी। वाले द्रव्य हैं, उनसे साधित घृत को बनाइए और उनका नस्य दीजिए, उनका पान कराइए, उनका नाभि पूरण कराइए, उनका पाद तल पे अभ्यंग कराइए, और उसके लिम्स पे भी जो हमारा तल हृदय मर्म है उस पे अभ्यंग कराइए, थोड़ा शिरो पिचू रखवाइए, शिरोधारा भी करवाइए, थोड़ा थोड़ा और भी उसमें ऐड ऑन करिए, है ना। तो उससे रिजल्ट तो ठीक है मैम। नहीं मिलना है, टाइम टेकिंग जरूर होगा, लेकिन ये कि उसको हाँ उसको मैम, एक लिमिट में वो मत मैम बांधिए, उनको ऐसे ही करिए। टाइम की कोई हाँ चक्कर नहीं है, वो पैसों से भी नहीं कोई कह रहे कि मैं पैसों की नहीं कोई दिक्कत। वो बस एक उनको बस हल्का सा ये हो गया था कि 4 महीने हो गए, 3-4 महीने मेडिसिन खाते, तो थोड़ा सा भी कल हम इम्प्रूवमेंट थोड़ा उनसे सा आप दिख बात जाता करिए, तो। एक बार हम लोग डिस्कशन करेंगे, पेशेंट को थोड़ा सा वो बनाएंगे, पहले फोकस करेंगे उसको ठीक है मैम। उसको पहले देखेंगे क्या है, किस तरह का केस है, उस पर स्टडी करके अगर ठीक हम है। अच्छे से ट्रीटमेंट बताएंगे तो मुझे लगता है रिजल्ट अच्छा आता है। ठीक है ना सर। ठीक है मैम। थैंक यू। बाकी जितने भी लोग जुड़े हैं वो लोग सब ग्रुप में आज वीडियो भी देख लेंगे, कल उनको आप टाइम लेके आइए तो हम डिस्कस करते हैं केस आपका। ठीक है मैम। जी। हेलो। मैम नमस्कार। नमस्कार बत्रा सर, नमस्कार। बस आज जी सर। इनफर्टिलिटी स्टार्ट कर दो आज। आपको क्या पूछना है बताइए। नहीं पूछना नहीं, पूछना कुछ है ही नहीं, शुरू कर दो बस। अच्छा सर, अच्छा अच्छा। एक्चुअली उसके भी कई शेड्स है ना सर, क्योंकि ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ही है, आप सभी जानते हैं। तो जो हाँ जी। प्रैक्टिकल हेलो अप्रोच मैम। है, हाँ जी मैम मैं पूछना चाहूंगा जी कि जी टॉर्च पे थोड़ा कर दीजिए, क्योंकि टॉर्च के में ना मेरे पास अभी कम से कम 7-8 केस हैं, सभी टॉर्च पॉजिटिव हैं। जी सर। टॉर्च में भी सर और दो किसी तरह में का तो होता है अग्नि ना। मांत्य बहुत ज्यादा है, और किसी में जी अग्नि मांत्य वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, ग्रहणी दृष्टि कुछ नहीं है, बस इनफर्टिलिटी है और टॉर्च पॉजिटिव है। हाँ सर, क्योंकि टॉर्च इस समय रियली बहुत कॉमन, देखा तो तो लोग मुझे शौक वाली लगता है है। कि हर सेकंड पेशेंट या थर्ड पेशेंट में जो है टॉर्च पॉजिटिव मिल रहा है। तो उसमें भी वहाँ पे हम सभी देखते हैं ना, टॉक्सोप्लाज्मा है कि रुबेला है कि साइटोमेगालो है कि हर्पीस है, क्या है ना, ये देखना पड़ता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद हमें उसमें इम्यूनोग्लोबिन जी है कि इम्यूनोग्लोबिन एम है, इसका भी बहुत इफेक्ट होता है। तो जैसे सबसे पहले तो पेशेंट, अगर आजकल जो प्रोटोकॉल आया है, स्पेशली वैक्सीनेशन का जो प्रोटोकॉल आया है, उसमें एक प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है, पहले से जुड़ा हुआ है, रुबेला वैक्सीन। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बनाया है कि जितने भी हमारी बिटिया लोग हैं, किशोरियां हैं, स्पेशली जो प्यूबर्टी को क्रॉस कर रही हैं, उस एज ग्रुप में सबको वो एक रूबेला वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि योजना जो है थोड़ा लेट शुरू हुई है, जो भी रहा, आज भी रूबेला पॉजिटिव केस हम सभी को देखने को मिलते हैं। और मुझे तो हाँ मैम, लगता है मेरे कि अगर सभी हमें ये केसेस में जांच, जैसे रुबेला आपने कहा कि पॉजिटिव है। वाइफ को कराया है, हस्बैंड को भी कराई जाएगी, तो हस्बैंड को भी वो पॉजिटिव आ रही है। जी जी मैम। तो इसीलिए क्योंकि टॉर्च का इन्फेक्शन इस समय हमारे लिए चैलेंजिंग भी होता है, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है, वो सीधे बताता है कि आप क्या करना है, ओज धातु को बढ़ाना है, या हमारी जो धातु का सार है वो अच्छे से आएगा, और वो धातु का सार जब अच्छे से बनेगा तो वो जो है हमें हाँ किसी बस भी ठीक तरह है। की इन्फेक्शन से लड़ने की जो है वो सुबह नहीं शक्ति आओगे एक देगा। बार दिखाने के लिए? सुबह दिखाने नहीं आओगे?
तो उसमें क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले जो मैं सोचती हूँ या मैं करती हूँ, रूबेला वैक्सीन एक लग जाना चाहिए पेशेंट को। रूबेला वैक्सीन लगने के बाद उसका जो है, जैसे हमने कहा कि आईजीजी है, आईजीजी मतलब होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन है, और आईजीएम का मतलब होता है एक्यूट इन्फेक्शन है। लेकिन इसका और डिटेल जब पढ़ेंगे तो जो एंटीबॉडीज बॉडी में होती हैं वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होती हैं। लोग कहते हैं अरे जी था, हुआ था, सेंसिटिविटी हुई, अब उतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पर्सनल अगर हम जो अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं या पर्सनल जो हम इफेक्ट दे रहे हैं, अगर हम उसको नहीं ध्यान देते हैं या मतलब उसको इग्नोर मारते हैं या टॉर्च पर कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो इससे नुकसान होता है पेशेंट का। तो मेरा भी वही नेचर है कि मैं होल लेके चलती हूँ, एक अप्रोच लेके चलती हूँ। और वो होल अप्रोच मेरी यही होती है कि पहले मैं, जैसे आप लोग को अक्सर बताती हूँ कि मैं उसको पॉसिबल होता है तो ऐसे में क्लासिकल पंचकर्म शोधन में भी उसको भेजती हूँ। अगर पेशेंट करा ले, उसको समझाती हूँ कि अगर नहीं कराएंगे तो आपकी बीज दृष्टि है, बीज दृष्टि से आपके बच्चे का कोई भी अंग दृष्टि दृष्टि हो सकता है। फिर बच्चे का कोई कंजेनाइटल एनोमली अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इसलिए अभी आप मुझे समय दीजिए, 3 महीने का समय दीजिए या 6 महीने का समय दीजिए। जिस तरह से प्रोटोकॉल हम बना रहे हैं, जिस तरह से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कुछ पेशेंट होते हैं जो वमन विरेचन करने से बहुत डरते हैं, तो उसको फिर हम नित्य विरेचन पे रखते हैं। शुद्धि करनी है, शुद्धि करना बहुत जरूरी है, चाहे बस्ती बस्ती चिकित्सा भी बाद में करते हैं, लेकिन पहले नित्य विरेचन पे रखते हैं। अगर पेशेंट मान जाता है तो उसको वमन विरेचन दोनों कराते हैं। अगर वो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अगर हम क्लासिकल कराते हैं तो फिर हमारे पास डिपार्टमेंट है, क्योंकि हम लोग कॉलेज में है तो कॉलेज के स्तर पे पंचकर्म डिपार्टमेंट अलग, स्त्री प्रसूति डिपार्टमेंट अलग है, तो फिर वमन चिकित्सा विरेचन चिकित्सा हम उन कंसल्टेंट को भेजते हैं या उनके साथ कोरिलेशन में कराते हैं। और कुछ पेशेंट एकदम साफ मना करते हैं कि मुझे उल्टी उल्टी नहीं करानी है, इसलिए मैडम तो फिर हम उसको नित्य विरेचन पे, दीपन पाचन पे और अपने मेडिटेशन पे, और उसके बाद उसको जो है थोड़ा सा स्पेशली जो हमने अभी बताया कि सप्त धातु सार पे बहुत कार्य करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यही लगती है कि अगर पेशेंट पॉजिटिव है और उसमें टॉर्च टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो पहले उसको सबसे पहले समझा देते हैं कि भैया अभी तुरंत आपको प्रेगनेंसी के लिए चांस नहीं लेना है। मेरे हिसाब से आपको 6 महीने रुकना है। कभी कभी कुछ को ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है तो उनको 9 महीने भी रुकना होता है। और उसके बाद आप प्रॉपर उसकी जो थेरेपी है अकॉर्डिंगली जैसे हम बताते हैं, उसका हल्का सा विरेचन कराया, नित्य विरेचन पे रखा। नित्य विरेचन के बाद उसका थोड़ा सा हमने क्या किया, रसायन देना है, क्योंकि श्रोतोशोधन हुआ है, दीपन पाचन श्रोतोशोधन नित्य विरेचन करने के पश्चात उसको हमने फिर रसायन पे रखना है। रसायन पे रखने के बाद उसकी जो क्या कहते हैं डाइट और उसकी जो रहने सहने का जो हेतु रहा होगा, उस पे बहुत काम करने की जरूरत होती है। पेशेंट को पॉजिटिवनेस में लाने की बहुत जरूरत होती है। हमारे पास स्वर्ण योग है, स्वर्ण बसंत मालती जैसे योग है हमारे पास, जो है वो यहाँ पर स्त्री व्याधि हर रोग है, स्त्री व्याधि हर योग जैसा रोग है, या फिर नष्ट पुष्पांतक रस है, या फिर हम यहाँ जो है जब कुछ नहीं दे पाते तो लघु बसंत मालती मैं बहुत अच्छे से चलाती हूँ। बसंत कल्प का यहाँ रोल है। ये शतभस्म मैंने देखा है, ये शतभस्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हमारे पास जो बसंती हो गया उसमें आती है, लेकिन अगर कुछ पेशेंट के साथ में एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेगेसी मेडिसिन का यहाँ वो नहीं कर रही हूँ, जो मैं जनरल प्रैक्टिस में ले रही हूँ, वो जशदा अमृत करके आई है। बीपी की ही आई है, दूसरा प्रेशर की आई है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ पेशेंट जो है वो मेडिसिन जो है थोड़ा सा एक इजी वे में लेना चाहते हैं, तो उसमें भी लघु वसन मालती के साथ इन्होंने यशद भस्म अलग से भी मिलाई है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कभी मैं उसके कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग को डिस्कस करूंगी। मैंने देना शुरू किया हुआ है और उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से क्या करना है कि हमें उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और पेशेंट की जो है कहना चाहिए कि जो इन्फेक्शन है या जो एंटीबॉडीज उसको बॉडी में पाई गई हैं, उसको कहीं ना कहीं जो है वो उस रोग से लड़ने में बहुत अच्छा अपना असर छोड़ती हैं। तो उनकी ताकत को यह कहना चाहिए कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है उसको हमें बढ़ाना है। तो जो रही जजदा अमृत की बात, तो जजदा अमृत में मैंने सबसे पहले देखा था कि ये इसमें जो है लघु वसन मालती और संशमनी बटी जैसे दो चीजें बनी है। संशमनी बटी मतलब आप सभी जानते हैं गिलोय गिलोय की है, और इसमें लघु वसन मालती मिला है। इसके साथ में इसमें जो है वो यशद भस्म और ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मरीच ऐड कर दिया है, काली मिर्च और नवनीत। इस तरह से इन्होंने इसको जो है थोड़ा सा और रूप दिया है। और उसके बाद इन्होंने उसमें तुलसी, हरिद्रा, मधुयष्टि, अश्वगंधा, आमलकी
ये बनाया है, मतलब इसका जो सार निकलेगा उसके सार से युक्त जो है वो उसको क्वाथ से तुलसी तक और शुंठी क्वाथ से उसको भावित किया है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आया है। कुछ चीजें हैं जैसे चिकित्सा स्थान में भी रसायन चिकित्सा के बारे में जो बताया है, या फिर जो है सभी व्यक्ति जो है व्याधिक्षम नहीं माने गए हैं या किसी की इम्यूनिटी बहुत डाउन मानी गई है, तो इसकी इम्यूनिटी को अगर इंक्रीज करना है, व्याधि बल विरोधित्व मतलब व्याधि के बल का जो है वो विरोधित्व जो औषधि जिसको माना गया है, ये और जिसे कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो औषधि मानी गई है, तो इस तरह की कुछ मैं काम भी करती रहती हूँ। एक दो टैबलेट मैं इस तरह की भी यूज करती हूँ और रिजल्ट मुझे मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम ये तब मेडिसिन दें और साथ में हमारे अपने भी योग है, जैसे सरस्वती अभ्रक भस्म की मैंने बात की, जैसे मैंने टंकण भस्म की बात की, स्फटिका भस्म की बात की, त्रिभंग भस्म भी यहाँ पे काम करेगी। तो कई चीजें हैं, पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से, पित्त प्रधान प्रकृति है, कफ प्रधान प्रकृति है, उसके हिसाब से अगर हम मेडिसिन को दें और साथ में जो स्थानिक चिकित्सा का बहुत बड़ा रोल मानते हैं उससे करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। जी तकदीर सर, आपको कुछ समझ में आया होगा। हाँ मैम, समझ तो आया था। मैंने 2-3 चीजें और पूछनी थी मैम। जी एक सर। मैम ये था कि सभी केसेस में अच्छा, मैम दो वीडियो ही आपने आते हैं, भेजे हैं, एक ठीक तो है। हाँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो फिर हम उसके बाद आगे बात करेंगे। पहले एक नहीं बार हम मैम, लोग ये ठीक है। टॉर्च के रिलेटेड पूछना था मैम। हाँ, टॉर्च के रिलेटेड ही मैंने पूछना था मैम, टॉर्च के रिलेटेड। मैंने बताया ना सर, टॉर्च की मैं बता रही हूँ कि टॉर्च का मैंने मेन मैम आपको ज्यादा बताया मैम, मैंने जी कुछ पूछना था कि जी मैम मेरे पूछिए जितने सर, केसेस है पूछिए। ना सभी में रुबेला रुबेला पॉजिटिव और साइटोमेगालस यही दोनों आ रहे हैं सभी के। सर देखिए, इसीलिए मैंने तो पहले ही बताया कि रुबेला वैक्सीन हाँ आप सबको लगवाइए, है ना। हाँ और मैम, रुबेला लगवा रहा हूँ मैं वैक्सीन क्या सभी है, को। उसकी स्पेशलिटी मैं आपको बता देती हूँ। रुबेला वैक्सीन जो है वो लाइव वैक्सीन है, और जो लाइव वैक्सीन होती है वो कभी भी प्रेग्नेंट पेशेंट को नहीं देना चाहिए, है ना। तो रुबेला ठीक है मैम। वैक्सीन को हम जो देने का समय होता है वो जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मीन्स कि हमें कंफर्म होना चाहिए कि हमारी जो पेशेंट है वो गर्भवती नहीं है या प्रेगनेंसी नहीं है। ऐसी ऐसी मेडिसिन जो लाइव वैक्सीन जो भी होती हैं उसको जी हम जी मैम। लोग मतलब नहीं, प्रेग्नेंट में नहीं देते। और कुछ पूछना है सर, पूछिए। जी हाँ मैम, दूसरा मैम मैंने ये पूछना, जैसे मेरे पास ये केसेस आ रहे हैं, तो वैसे तो मेरी अभी इम्यूनिटी काफी अच्छी है, तो मुझे साथ में कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए कि या फिर कोई बात नहीं है? हाँ सर, एज ए क्योंकि डॉक्टर हम लोग को जैसे हमें तो यही लगता है कि आपको ग्लव्स पहनना चाहिए, है ना। आप कभी भी कुछ जी उस जी तरह मैम। का काम करते हैं पेशेंट, क्योंकि रुबेला बहुत वैसा इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। पेशेंट मुंह से बोला, उसकी जो ड्रॉप निकली वो एयर में मिली, फिर वो एयर से आपने कहना चाहिए रेस्पिरेशन ली, जी जी इंस्पायरेशन हुआ, तो वो कहीं ना कहीं ड्रॉपलेट आपके पास अंदर उसमें पहुंच गया। फिर वो आज नहीं तो कल जब उसका इंक्यूबेशन कंप्लीट होगा तो वो फिर आपको भी। तो रुबेला को इसीलिए बताया गया है, रुबेला के लिए इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसीलिए बनाया है कि वो आपको, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एक स्वस्थ व्यक्ति भी रुबेला वैक्सीन लगा सकता है। हाँ मैम, मैम लगवा लूंगा मैम। जी तीसरा मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं ना वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते नहीं है, लेबर क्लास के पेशेंट ज्यादा होते हैं। तो जी उन वो उन फिर पंचकर्म, क्लासिकल पंचकर्म वगैरह तो करवा नहीं पाते क्योंकि वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उनको फिर जी नित्य विरेचन से भी ट्रीटमेंट हो जाएगा? हाँ, पहले दीपन पाचन कराइए उसको, उनको थोड़ा हाँ समझाना मैम, पड़ता वो है, ऐसे करवाता पेशेंट हूँ। के लिए फिर बहुत जी अच्छा जी जरूरी होता है कि आप अच्छे से काउंसलिंग समझा दीजिए। उनको बता दीजिए कि जी अगर जी ये इन्फेक्शन आपके बॉडी में रहा है तो आपका बच्चा पहले तो बनेगा नहीं, बनेगा तो बीच में खराब जी हो जी सकता है। अगर हम लोगों ने दवा भी कर दिए, मानिए वो खराब होने से बच गया, तो उसके अंग प्रत्यंग में भी कोई खराबी आ सकती है। जी जी क्योंकि मैम। ऐसे केसेस के जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं पहले पेशेंट के सामने खुल के बोल देना चाहिए, उसको जी एक जी कंसर्न भी ले लेना चाहिए कि आपको डॉक्टर के द्वारा सारी बातें समझा दी गई हैं, और आप चिकित्सा उसी हिसाब से करेंगे, जैसे डॉक्टर की राय के हिसाब से चिकित्सा करेंगे तभी आपकी चिकित्सा सफल हो पाएगी। तब वो जी जी ट्रीटमेंट करना ऐसे केसेस में ज्यादा सफल रहता है। लेकिन प्यार से ही ठीक समझाना है। चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं बहुत नहीं मैम, ज्यादा डराना पेशेंट चाहिए। समझ तो रहा है, बस यही दिक्कत थी जी। कि वो आपने 1-2 बार आगे ट्रीटमेंट बताए थे तो आप पंचकर्म बता देते थे, तो वो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता। नहीं सर, तो मैंने कहा ना उसको शोधन तो करना ही करना है। जी 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 जी।
तो फिर मैम वो हाँ नित्य विरेचन तो फिर वो कर लेंगे थोड़ा बहुत ना, जैसे जैसे हाँ 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 टाइम हाँ लगेगा। थोड़ा सा उनको मतलब 3 महीना का समय दीजिए कि थोड़ा शोधन अच्छे से उनका हो। ठीक है जी। ठीक है। अरे अंजना थैंक यू। मैम, आपने दीप पापेश्वर की कौन सी टैबलेट बोली? जशदा अमृत। दष्टामृत। जश जश ज जा जा शा दा जशदा अमृत अमृत। द अमृत, ओके। ये कैसे मैडम देना इसको पड़ता है मैम? वीकली यूज करते हो? आप देख सकते हो गूगल पे, कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है और टैबलेट अकॉर्डिंगली देते हैं, जैसे 1 BD दे सकते हैं, 1 TDS भी दे सकते हैं। ओके ओके, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी मैम। और किसी को कुछ पूछना है तो आराम से पूछिए, नहीं तो अभी 10 मिनट का समय, 10 मिनट का नहीं 7 मिनट का समय है हमारे पास। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। अंजना मैम से किसी नमस्ते को भी मैम। गायनी का भी कोई क्वेश्चन पूछना? हाँ जी बोले प्लीज, आदित्य सर प्लीज नमस्ते मैम। बोले। नमस्ते। मैम इनफर्टिलिटी की बात चल रही है तो मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, जैसे एक्चुअल पेशेंट आती रहती हैं ट्यूबल ब्लॉकेज की। तो अभी जैसे आज ही मेरे पास पेशेंट आई थी, 27 ईयर ओल्ड थी। और जी हेतु वगैरह तो मैंने काफी क्वेश्चन पूछे तो मुझे तो कुछ ऐसा मिला नहीं, पर उसने अपना HSG कराया था तो किसी डॉक्टर से इलाज चला रही थी। तो ट्यूबल ब्लॉकेज था बाइलेटरल। तो मेरे पास आई थी तो पंचकर्म वगैरह तो मेरा मैम संभव नहीं है, तो क्या संक्रमण चिकित्सा में क्या दिया जा सकता है सामान्य चिकित्सा सिद्धांत के रूप में? एक्चुअली सर डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या जो अवरोध हुआ है वो अवरोध किस तरह का है ना। कुछ पेशेंट का जी अवरोध ऐसा होता है, जैसे हम लोग मानते हैं ना कि जो है व्याधि है वो अगर पुरानी व्याधि है तो वो फिर वो उसका जो है साध्य असाध्यता पे हमें विचार करना पड़ सकता है। और अगर किसी किसी पेशेंट को क्या होता है, सिंपल जैसे मानिए सर्पिंजाइटिस हो गई या सिंपल कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो गया जो कि जस्ट तुरंत है, या फिर वहाँ बहुत ज्यादा कैल्सिफाइड नहीं हुआ है वो टिश्यू, बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस वहाँ नहीं हुई है, तो ऐसे केसेस में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, काम होता भी है। तो जैसे आपने कहा कि हम अगर सरकारी संशोधन चिकित्सा करते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पे लोकल जो है, सबसे पहले हमने दीपन पाचन कराना ही कराना है, माइल्ड विरेचन उसको देना ही देना है, गृहिणी दृष्टि पे हम लोग काम करना ही है। उसके साथ में हम एक काम कर सकते हैं कि नाभि पूरण करा सकते हैं, अधोदर पे जो है हम स्नेहन करा सकते हैं। और उसके बाद पोटली शोधन होता है, जैसे कि हमने क्या किया कि हमने वो बनाया, जनरली जो हमारे पास बालू का होती है या बालू जिससे घर बनता है, उस बालू को जी हमने थोड़ा सा गर्म किया कर लोहे की कढ़ाई में गर्म किया, और उस लोहे की कढ़ाई में गर्म करके उसकी उसकी जो है हमने कम से कम 2 पोटली बनाई, सूती कपड़े में पोटली बनाई। और पहले हमने उसको गुनगुने तेल से, गुनगुने एरंड तेल ले लिया, बला तेल ले लिया हमने, उसको उससे अच्छे से उसका स्नेहन किया, उसको हल्का सा अभ्यंग किया, माना लेप लगा दिया वहां पे, और उसके बाद हमने बालू का पोटली शोधन किया। तो उससे पेशेंट को रिलैक्स होता है। और उसके बाद जो चिकित्सा व्यवस्था है वो चलती रहेगी शोधन की, जैसे यहाँ वरुण शिग्रुपात का भी वर्क अच्छा है। और इसके अलावा वरुण शिग्रुपात के साथ हम क्या करते हैं, जो काढ़ा बनाते हैं, काढ़ा बनाने के बाद जो ऊपर का छलित पार्ट रह जाता है उसको हम एरंड तेल के जी साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। एरंड तेल के साथ फ्राई करके उसका एक कल्क टाइप का तैयार हो जाता है, उस कल्क का भी हम लेप करते हैं अधोदर पे, गुनगुना होना चाहिए। तो इस तरह की जी मैम। चिकित्सा करने से थोड़ा सा रिजल्ट मिल भी जाता है, तो कुछ ना करने से कुछ करते रहना चाहिए, तो इफेक्ट आता है पेशेंट को। जी जी जी। कोई चूर्ण या टैबलेट मैम? हाँ सर, खाने के लिए तो मैंने बताया ना, मैंने तो बोला कि सबसे पहले जैसे हमें उसको रेचन कराना है, हमें उसमें सुबह अरीत की चूर्ण दे सकते हैं, उसमें थोड़ा नागर मोथा मिला सकते हैं, थोड़ा पिपली मिला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वायु का अनुलोमन तो करना ही है, कहीं ना कहीं जो अवरोध हुआ जी है जी वो जी वायु के कारण हुआ है, तो पहले तो हमें शोधन करना ही है। उससे पहले हमें दीपन पाचन करना ही है, माइल विरेचन नित्य विरेचन करना ही है। उसके बाद ही फिर हम ये स्थानीय चिकित्सा आपको बताएं ना सर। जी जी। और कोई हेलो। क्वेश्चन? हाँ जी। हाँ मैम, अभी मैंने मैम एक ग्रुप में और फोटो शेयर की थी, जी तो मैम शशि उसमें मैडम, देखा आपने इनका वीडियो एक आज? शशि मैडम
नहीं मैम, मैंने वीडियो तो अभी नहीं देखा एक्चुअल में, तो मैं बस सेशन जी ही आप फोटो बता रहे थे शेयर इतना की है बढ़िया, मैम। तो मैं सुन रही थी एक्चुअली। हाँ वही मैं भी कह रही थी, अभी फ्री होंगे सर तो हम नहीं मैम, आप लोग आपका अब वीडियो सब मैम जी सर। जी अलग फोटो है जी। मैम, अलग फोटो है मैम, और पेशेंट क्या की है है सर, बताइए ना, बताइए, आप बता दीजिए ना मैम। सर। जी हाँ मैम, जी ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस है। एज जी इनकी है 36 जी और इनको मैम सबसे पहले तो मेन प्रॉब्लम ये थी कि इनके डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराए थे कि इनकी ट्यूब्स ना सीधी नहीं थी, अल्ट्रासाउंड कराए थे तो नॉर्मल क्या जैसी आया होती था? है ना अल्ट्रासाउंड में सर ट्यूब्स क्या मैम फाइंडिंग इनकी। थी? मैम ट्यूब जो है इनकी वो सीधी नहीं है, दोनों ही। अल्ट्रासाउंड में ट्यूब नहीं, क्या क्या है ट्यूब का? मैम सॉरी मैम, एक्सरे करवाया था। एक्सरे में जी इनकी ट्यूब सीधी नहीं है, ये पहले कहीं से ट्रीटमेंट करवा रही थी तो इनको कभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिली, बच्चा नहीं हो पाया इनके। जी तो ट्यूब्स जो है ना इनकी मैम वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, बिल्कुल सीधी नहीं जाती, तो डॉक्टर ने तो कहा था कि सीधा आईवीएफ ही करवाओ। तो जी लेकिन मैंने जब ये मेरे पास आए थे तो मैंने इनका पूरा डायग्नोसिस लिया था, तो मैंने ये देखा था कि पहले तो इनका 9 साल हो गए शादी को, प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस है, ग्रैनी दृष्टि बहुत ज्यादा थी, हाँ एसिडिटी होती थी, ब्लोटिंग होती थी, कॉन्स्टिपेशन भी रहती था। उसके जी अलावा फिर मैम इनके जो मंथली मेंसेस आते थे वो वातज, कफज, पित्त, ग्रंथज सभी थे। खून ब्लैक जी कलर का भी आता था, ब्राउन कलर का भी आता था, उसमें स्मेल भी ज्यादा आती थी, खून ज्यादा आता था और उसमें क्लॉट्स भी आते थे। फिर इनके हाथ पांव सोते थे जी और हस्बैंड के सीमन एनालिसिस में भी थोड़ी दिक्कत थी जी और इनको थायराइड भी था, हाइपरथायरॉयडिज्म। जी वो अब इन्होंने कहीं से मेडिसिन खाई थी तो वो उनका अब नॉर्मल हो गया था। जी। तो अभी मैंने इनको आप हाँ, ग्राइंड डिस्ट्रिक्ट की आपने मेडिसिन क्या खिलाई दिया? थी। हाँ मैंने इनको भी चंद्रप्रावटी, आरोग्यवर्धनी वटी, रसपाचक, रक्तपाचक, अभिपत्ति का चूर्ण और कैस्टर ऑयल, जी। और इन्होंने अब 1 कितने महीना खा ली थी। तो दिन हो अब गए? ये मुझसे काफी दूर दूर कितने दिन रहते हो हैं। गए सर, ये दिए हुए कितने दिन हो गए आपको, पेशेंट को मैम अटेंड किए हुए 1 कितने दिन महीना से दे खिलाई रहे? थी और इनको कहा था एक वीक अभी ना बीच में गैप डाला था कि देखने के लिए कि जो दोबारा रिवर्सल तो नहीं होता इन जो डाइजेशन के इश्यू थे। तो वो कह रहे थे कि भूख तो अब सही लग रही है, सब कुछ डाइजेशन वगैरह हो रही है, लेकिन हल्की सी पेट में ना जलन महसूस होती है कभी कभी। जी अभी यही ट्रीटमेंट किया था और पेशेंट मेरे से काफी दूर रहते हैं, ये हल्द्वानी के उत्तराखंड में और मैं पंजाब में हूँ। तो मैं वहाँ पर जी किसी डॉक्टर से मिलने गया था, उस दिन ये पेशेंट आए थे तो उन्होंने मुझसे बात करवाई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा इनफर्टिलिटी पर काम करता हूँ ना। जी तो जी जी अभी मैम उनका वो कह रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट का कोई चक्कर नहीं, हम ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाएंगे जैसे जैसे आप कहेंगे। वो बस ये पूछ जी। रहे थे कि अभी ये नॉर्मल फर्टिलिटी हो जाएगी कि हमें फिर भी आईजीआई वगैरह कुछ करवाना पड़ेगा। नहीं, मैंने आपसे बताया कि थोड़ी देर पहले ही बात हुई ना, ट्यूब्स की ऊपर, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपने ये नहीं बताया कि एचएसजी में ट्यूब को वो पेटेंट दिखा रहा है कि ब्लॉक दिखा रहा है? मैम एक ब्लॉक आ रही थी, एक एक सही आ रही थी। अच्छी बात है, अगर एक भी आ रही है तो उसको स्ट्रेंथ देना है, स्ट्रेंथ दीजिए उसको, और फिल्म उसको मंगवा लो स्ट्रेंथ। अन्ना अभी तो मैम। मैंने उनको कहा था कि जी सर, बत्रा मैं सर कह रहा हूँ अन्ना बोलिए मैम, सर। फिल्म मंगवा लो, उससे पता लग जाएगा एचएसजी क्या होगा ना, तो फिल्म मंगवा लो। हाँ इन्होंने डाला है फोटो वगैरह, कह रहे हैं ना, ग्रुप में डाला है फोटो। अच्छा चलो। ग्रुप में इन्होंने कुछ फोटो डाला है, उसको देखेंगे हम लोग, अभी समय हो ही रहा है सर उसके बारे में। फिर तो ऐसा अगर पॉसिबल हो ना, आप तो यही, जैसे आपको जी जहाँ जी कंफ्यूजन होता है ना, आप ऐसे केसेस जी को जी लिंक दीजिए और डिस्कस कराइए। 10-10 मिनट का एक टाइम हम लोग फिक्स कर देंगे। कोई भी केस हम ठीक लेंगे है तो मैम। उसको 10 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, है ना। पाँच से हाँ सात मिनट तक हिस्ट्री टेकिंग होगी और 2 से 3 मिनट में उसका डिसीजन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट केस लेंगे। तो हर चीज का टाइम फिक्स कर लेंगे, तो आप अपने केस को अगर पॉसिबल हो तो आप ले आइए। मैम 10 मिनट अभी में तो हम हर उनको केस मैंने को यही निपटाएंगे, समझाया तो था। बात हाँ करेंगे। जी जी मैंने अभी उनको यही समझाया था कि अभी आपकी जो इतनी दुष्टि है ना, तो आप अगर जी। आईजीआई या आईवीएफ करवाते भी हो ना, तो आपकी बॉडी में अभी ताकत नहीं है कि बेबी को वो 9 महीने तक रख सके। नहीं सर, अगर तो वो कह रहे थे एक ट्यूब ओपन है ना, तो फिर हमें वही ऋतु क्षेत्र जी अम्बु बीच पे काम करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज होती हैं, अगर सिंगल ट्यूब भी ओपन होती है तो पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंट के बारे में हमें पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। आप अपने ढंग से उसको ठीक है मैम। समझा लीजिए
और फिर उसके बाद ठीक है केस मैम। स्टडी करके हम लोग उस पर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बंद करें? शुभ रात्रि। टाइम हो गया। सभी लोग को शुभ रात्रि। सभी लोग अच्छे से कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह के सीजन में उस वाले सेशन में, सुबह वाले सेशन में मिलते हैं हम लोग, अष्टांग हृदय वाले में। सब तब तक के लिए सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।